नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं भाविक पटेल ट्रेडबुल्स के, हमारे साथ हैं बीरेन वकील पैराडाइम कमोडिटी के, दिनेश सोमानी हैं फाउंडर हैं प्रो इंटेली ट्रेड के, और गजेंद्र पारिक हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे ग्वार के साथ, क्योंकि ग्वार में पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। आज भी ग्वार लुढ़का है, हालांकि इंट्राडे में करीब 125 रुपये की गिरावट आई थी, उसके बाद से कुछ रिकवरी आई, लेकिन फाइनली जो ग्वार सीड का मार्केट है वो 77 रुपये गिरकर बंद हुआ है और ग्वारगम का मार्केट 100 रुपये गिरकर बंद हुआ है। सवाल ये है कि जब फंडामेंटल मजबूत बताए जा रहे हैं तो उसके बावजूद ग्वार की कीमतों में गिरावट का माहौल क्यों है? ग्वार के गुनहगार हैं कौन? इसी पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ गजेंद्र पारिक हैं और दिनेश सोमानी जी हैं। गजेंद्र जी, आप जरा हमें ये बताइए कि क्या हो रहा है ये ग्वार में। मतलब सब लोग ये कह रहे हैं, जो जितने भी ग्वार के बड़े एक्सपर्ट हैं, कि ग्वार का प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है इस बार, डिमांड ठीक ठाक है, उसके बावजूद ग्वार में ये गिरावट क्यों? देखिए मृत्युंजय जी, नमस्कार। सबसे पहले जो ग्वार में गिरावट है उसका अभी तक इंडस्ट्री खुद शॉक है कि इतनी गिरावट क्यों आ रही है। एक तरफ देखिए, अब एक्सपोर्ट डिमांड है वो लगातार पिछले 2-3 महीनों से अच्छी आ रही है। रशिया, अमेरिका, सब जगह से एक्सपोर्ट डिमांड फर्स्ट क्लास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अराइवल्स हैं, एक जो अराइवल्स थी मंडियो लाइन में वो काफी कम हो गई है। हालांकि अभी अब गंगा अपने बीकानेर, नोखा, गुजरात साइड से कुछ ग्वार वापस आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा नहीं है कि उस हिसाब से भाव घटाए जा रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये गिरावट मतलब ठीक नहीं है, जस्टिफाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं है जस्टिफाइड। ऐसा कोई अराइवल प्रेशर नहीं है, और ऐसा अराइवल प्रेशर हो तो भी मृत्युंजय जी क्या होता है, जब 12 महीने का ग्वार 3 महीने में आता है तो उस हिसाब से बायर भी रहते हैं। फिजिकल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है एक्सचेंज में, एनसीडेक्स में, जो यहाँ पे थोड़ा बायर अभी रुक रहा है माल लेने के लिए। रीजन पता नहीं है, लेकिन अभी बायर थोड़े कमजोर हैं इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, सोमानी जी आपका टेक क्या? आप तो दोनों एनालिस्ट हैं सर, आप तो फंडामेंटल भी देखते हैं, टेक्निकल भी देखते हैं, राइट सोमानी जी? जी बिल्कुल सर। तो पहले आप फंडामेंटल एनालिस्ट, आपका डबल रोल है आज, तो पहले आप फंडामेंटल एनालिस्ट के तौर पे बताइए कि जो बात गजेंद्र जी कह रहे हैं कि फंडामेंटली स्ट्रांग है काउंटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्या आप एग्री करते हैं, सहमत हैं आप? गजेंद्र जी से ज्यादा फंडामेंटल मैं तो नहीं समझता हूँ। मैं तो ये बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि गजेंद्र जी का खुद का अच्छा खासा बिजनेस है और इस लाइन से काफी समय से जुड़े हैं। जो उन्होंने जो बातें बताई कि डिमांड निरंतर है, अराइवल्स कम है, फसल कमजोर है, सारी बातें सही है। और बार बार जो ग्वार सीड एक बेस बना रहा है, 5550 आता है और 5850 जाता है। इस 300 रुपए के दायरे में करीब करीब इसने 1 से सवा महीना भी निकाल चुका है। और एक रेजिस्टेंस जोन अपर आ रहा है, एक सपोर्ट जोन नीचे आ रहा है। मतलब जैसे करते नीचे बाजार आता है, एक तो बिकवाली रुक जाती है और ऊपर के लेवल पे खरीदारी रुक जाती है। हाल फिलहाल तो मैं टेक्निकली लैंग्वेज में ये कहूंगा कि अभी ये रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। अनलेस एंड अनटिल 5900 से ऊपर अगर जाता है तब तक एक विस्फोटक तेजी नहीं बन सकती, लेकिन 5550 के नीचे भी जाने की कोई संभावना अभी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि फंडामेंटली काउंटर स्ट्रांग है, लिहाजा 5550 के नीचे जाने की कोई संभावना भी आपको ग्वार में दिख नहीं रही है। बीरेन जी, आपको क्या लगता है सर, कौन फिरकी ले रहा है ग्वार का? फिरकी तो नहीं ले रहा है, मार्केट अपने हिसाब से अपने मेरिट पे चलेगा। बट मैं थोड़ा ऐसा मान रहा हूँ कि सीजन की शुरुआत में अगर मंदी आ जाए तो एक हिसाब से वो क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है, इकोनॉमिक ब्लड लेटिंग जिसको बोलते हैं। तो आगे क्या है कि थोड़ा खुल के अगर बोलो तो कमजोर खिलाड़ी उतर जाएंगे ना, तो आगे विकेट थोड़ा मजबूत बनेगा और आगे की ओवर्स थोड़ी अच्छी रहेगी। अच्छा, गिरावट ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक्यूमुलेशन का मौका है ये। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि अभी ग्वार नीचे आया है सीजन में, तो आप कह रहे हैं कि आगे अच्छी रौनक मतलब ग्वार में दिख सकती है, आप ये बात कहना चाह रहे हैं बीरेन जी? अच्छा, भाविक जी
आप सहमत हैं जो बात यहाँ पर कही जा रही है ग्वार को लेकर? जी ज़रूर है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बट आई थिंक थोड़ा बहुत स्पेकुलेशन हो रहा है एनसीडीएक्स में, तो उसकी वजह से प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे ऊपर। बट नीचे भी अगर देखें तो नीचे भी अच्छा बेस बना चुका है 5500 का, जैसे बीरेन सर ने और बाकी पैनल ने भी कहा। आई थिंक नीचे 5500 के करीब आता है तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडर्स को बाय करने के लिए। अच्छा, तो सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये बड़ा अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिए ग्वार खरीदने का और अच्छी तेज़ी आगे आ सकती है। लेकिन गजेंद्र जी, एक बात आप बताएं कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि मतलब ग्वार को जानबूझकर गिराया जा रहा है, सट्टेबाजी हो रही है, इस बात से आप सहमत हैं? मृत्युंजय जी देखिए, कोई चीज के जब फंडामेंटल कोई कमोडिटी के स्ट्रांग होते हैं, उसके बावजूद मंदी आती है उसके अंदर, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमति दर्ज कराता हूं कि इसको गिराया जा रहा है एक रेंज में बना के। इसके अंदर जैसे कि बाकी पैनलिस्ट एक्सपर्ट ने कहा कि इसको जो कमजोर खिलाड़ी है उनको हटा के फिर इसमें एक अच्छा बेस बना के आगे इसमें तेजी निश्चित आएगी। अब वो कब आएगी ये तो समय ही बताएगा। अच्छा, अब जरा सोमानी जी आप बताइए सर, आपका टेक्निकल चार्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि कल जब मार्केट ओपन होगा तो ग्वार में जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, उनके लिए एंट्री का लेवल क्या होगा, टारगेट क्या रखना चाहिए और स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए? ये बिल्कुल 5595 5605 ये रेंज है जो एक अच्छा बेस है, जहां से बार बार प्राइसेस ऊपर जाती। इस रेंज पर अगर मिलता है तो निश्चित तौर से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और इंट्राडे के लिए 5680 5720 ये अपसाइड लेवल देखा जा सकता है और 5540 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। अच्छा, ये तो आपका इंट्राडे की कॉल हो गई। और अगर मान लीजिए कोई 10-15 दिन महीने भर के लिए ट्रेड करना चाहे तो क्या 6059 का टारगेट ध्यान में रखना चाहिए? वो दिसंबर जितनी भी अराइवल्स का प्रेशर है, मुझे लगता है दिसंबर तक के मैक्सिमम आ सकता है, क्योंकि सीजन का समय है। जैसे 2 अक्टूबर का हमारा सेमिनार था, 2 अक्टूबर के बाद से आज सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ है और आवक एकदम ढीली होती हुई नजर आ रही है, जबकि एक्सपोर्ट निरंतर अच्छा आ रहा है। कहीं ना कहीं एक शॉर्टेज जरूर इसमें महसूस होगा, हो सकता है पोस्ट दिसंबर महसूस होने लगे। जनवरी फरवरी में हमें 60 नहीं, मुझे लगता है कि 6400 भी इसमें देखने मिल सकता है। अच्छा, तो आप कहें कि 6400 का लेवल भी ग्वार में देखने को मिल सकता है। देर है अंधेर नहीं, वक्त लौटेगा, ये हमारे एक्सपर्ट कह रहे हैं। शुक्रिया करेंगे आपका गजेंद्र जी जुड़ने के लिए, बताने के लिए ग्वार में क्या होगा। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम एग्री की बात कर रहे हैं तो एग्री में टर्मरिक में आज गिरावट का माहौल बना और टर्मरिक में आप देखिए कि जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 36 रुपए की नरमी, हालांकि नेक्स्ट जो अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर 2.5% के आसपास की गिरावट दिखी है। वीरेंद्र जी, क्या लगता है आपको टर्मरिक में सर? इसमें जो बेसिस यानी दिसंबर अप्रैल के बीच का जो प्रीमियम था वो काफ़ी ज़्यादा था, वो थोड़ा करेक्ट हो रहा है। और ये बेसिस का करेक्शन होना वो एक हिसाब से थोड़ा तंदुरुस्त बाजार की निशानी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को पोजिशनली या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो उनको दिसंबर अवॉइड करके अप्रैल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये नए सीजन का कॉन्ट्रैक्ट है और खेलने के लिए 3-4 महीने का टाइम भी मिल जाएगा। जबकि दिसंबर की एक्सपायरी आएगी तो वापस बदला करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी बड़ा बदला है। तो मैं अप्रैल में कहीं सामान रहा हूँ कि 13,500 14,000 के बीच का जो लेवल है वो कहीं एक्यूमुलेशन बन सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई टर्मरिक पे। टर्मरिक में गिरावट का माहौल है, लेकिन आप जरा बताएं सोमानी जी कि अगर किसी को ट्रेड लेना हो टर्मरिक में तो क्या बाइंग का लेवल आ गया है या कुछ और करेक्शन आपको दिखता है कि टेक्निकली भी बाकी है? जी बिल्कुल, वीरेंद्र सर ने जैसे कहा कि नीचे अगर आप इसको दोनों कॉन्ट्रैक्ट देखो तो दिसंबर और अप्रैल के बीच में 2,500 रुपए का बदला है, जो कि 1,200 रुपए का तो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। दिसंबर में एक्सपायरी ज्यादा है, मतलब डीमैट का जो माल है 6,000 टन से ज्यादा है। इसी के लिए चालू वाले में बिकवाली और कंटिन्यूस होते हुए मुझे नजर आती है। हाल फिलहाल मुझे लगता है कि अगर लेना ही है, परचेज ही करना है तो अप्रैल वायदे में ही हमने एंट्री करनी चाहिए। 14,200 14,300 की रेंज में अगर बाय करते तो 15,100 15,500 का लेवल हमें देखने मिल सकता है और 13,700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, तो टर्मरिक पर आपका ये व्यू, आप कह रहे हैं कि बाइंग करके चलना चाहिए, इस पर आप नजर रखिए। भाविक जी, आपका व्यू जीरे के ऊपर क्या है सर? जीरा आज तो बड़ा मतलब नीचे आया था, लेकिन उसके बाद रिकवरी आई, लेकिन बहुत बड़ा एक्शन दिखा नहीं है। क्या लगता है आपको जीरे में?
देखिए आपके पैनल में भी पहले भी बताया था कि आई थिंक जब 40,000 के करीब आया था तब सब बोल रहे थे कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है, और हमने देखा भी है कि रिकवरी आई है। मुझे अभी भी लग रहा है कि यहाँ से एटलीस्ट 48,000 तक की रिकवरी हम देखने को मिल सकती है। तो कोई भी अगर करेक्शन आता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में अराउंड 45,000 से 44,000 के बीच में, तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आई थिंक 1 से 2 वीक के लिए मुझे लग रहा है 48,000 का टारगेट रख सकते हैं और 42,000 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ से 1-2 हज़ार की अगर करेक्शन आती है तो बाय कर सकते हैं जीरे में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। अशोक हैं आप हमारे साथ, पूछिए अशोक जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल है जी, ग्वार पे 5,000 आ सकता है जी, और मस्टर्ड सेल 130 रुपये कब तक आ सकता है जी? मस्टर्ड आपका कमाल, एकदम आपने कैलकुलेशन बिठा के रखा है। ग्वार चाहिए आपको 5,000 पे, है ना। मस्टर्ड चाहिए आपको 130 रुपये, मस्टर्ड ऑयल चाहिए आपको 130 रुपये पे। हाँ जी। अच्छा, इस भाव पे आ जाएगा तो आप क्या करेंगे फिर? खरीदेंगे, क्या करेंगे? नहीं, मैं इस अगर जो 5,000 में आता है ना जी। हाँ जी। नहीं 5,000 आ जाएगा ग्वार, तो फिर आप क्या करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। उसके बाद 250 रुपये और कम हो गए, 47,500 का रेट आ चुका है इसका। तो आप चाहते हैं 47,500 आ जाए रेट? हाँ, फिर खरीदेंगे उसके हम जी। फिर लेंगे आप? हाँ जी, फिर लेंगे जी। और फिर बेचेंगे किस भाव पर? बोलिए। 47,500 लेंगे आप, खरीदेंगे, तो फिर किस भाव पर बेचेंगे? उसको बेचेंगे जी, हम ज्यादा कमाई नहीं, हम 800 की कमाई करनी है क्विंटल की जी। हाँ, किस भाव पर? 800 कमाई करके बेच देंगे जी, 56 56,500 में जी। अच्छा, अब पहले अगर 5600 आ गया तो? हाँ हाँ जी, 56 आता ही नहीं जी। 5600 तो ऑलरेडी है अभी ग्वार। अच्छा, आप 47,500 पर खरीदे हैं, उसके बाद ग्वार अगर आ जाए 4300 तो कैसा लगेगा आपको? हाँ जी, 4500 आ गया तो और ले लेंगे जी, इसका दाड़ा कर देंगे जी। अच्छा, चलिए ठीक है। और इस पर बीरेन जी क्या कहेंगे आप? मतलब क्या इनकी जो कामना है 5,000 की ग्वार की, वो पूरी होगी, क्या लगता है आपको? उम्मीद पे दुनिया कायम है, ऐसा माना जाता है, ऐसा सोचा जाता है। बट मैं उम्मीद का व्यापार यानी जो होप ट्रेड है वो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ। मैं डिमांड की तेजी ही प्रेफर करता हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कॉलर अजय हैं बीकानेर से, पूछिए अजय। नमस्कार मृत्युंजय जी। नमस्कार, पूछिए सर। सर, आप कह रहे हो कि ग्वार में फिरकी कौन ले रहे हैं? अभी आपके सामने सेमिनार हुआ, आप उसमें थे, आपको चाणक्य जी ने अवगत भी कराया था, विपिन जी की तरफ इशारा किया था। अरे नाम मत ले सर। आप नाम लेने में सर क्या है, देखो किसानों को आपको, मारे, अच्छा आप जमींदार को- ठीक है, आप नाम ले रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप जरा बताइए आपके हिसाब से कौन ले रहा है फिरकी? विपिन जी ले रहे हैं और जगदीश जी खोड़ा ले रहे हैं फिरकी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं खाजूवाला बीकानेर से। खाजूवाला बीकानेर से। अजय नाम है आपका, हाँ है ना? चलिए सर, ये इनकी आप आइडिया चेक करवाओ, आप ये एनसीडीएक्स की आइडिया चेक करवाओ, इनके ऊपर कार्रवाई कराओ। नहीं, ये देखिए, आप ये बहुत हिम्मत वाला काम कर रहे हैं, ये साहस आपने दिखाया है। खैर चलिए, होना नहीं होना अलग मसला है। मैं चाहता हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर जरा एक बार बताएं सर। अच्छी बात, अपने मतलब आप साहस तो कर रहे हैं बोलने का, कम से कम बताइए क्या नंबर है आपका? 63 500 720। अच्छा, और आगे? पूरा 63 पूरा 500 720। नहीं 63 500 720। अच्छा, जी ओके। तो आपको लगता है कि इसमें फिरकी लिया जा रहा है? बिल्कुल लिया जा रहा है सर। नहीं, नंबर सर पूरा नहीं बताया आपने। 63 500 720। हाँ जी, पूरा नंबर बताया मैंने तो। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया गया है आपका नंबर। तो अच्छा, अब आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं कि इसमें जानबूझकर गड़बड़ किया जा रहा है? जब एक बात सुनो, अभी इसमें गड़बड़ हो रही है तो ये एनसीएक्स की आप आइडिया तो चेक करवा सकते हो। हाँ हाँ भाई कौन गड़बड़ कर रहे हैं, हाँ इनकी आइडिया चेक करो। आज ये एक तरफा मंदी ला रहे हैं, किसानों को मार रहे हैं, हाँ हाँ। व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को मार रहे हैं, तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई तो होनी चाहिए। क्या नाम आपने क्या बताया? मैं ठीक से सुन नहीं पाया, मैं नंबर नोट करने में था, जरा बताइए। मीमानी है मेरा नाम, अजय मीमानी। नहीं, आपका नाम अजय मेवानी है? अच्छा, ये सर आपके सामने चाणक्य जी ने भी कहा था, विपिन जी की तरफ इशारा किया था, हाँ। और जगदीश जी खोड़ा का नाम ग्रुपों में चल रहा है। बिल्कुल। ये कहाँ के हैं खोड़ा जी? कहाँ के हैं जगदीश जी खोड़ा? कहाँ के हैं ये? जोधपुर के हैं। जगदीश जी खोड़ा नाम है इनका? हाँ जी, अच्छा, ये गलत ट्रेड कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इनकी आईडी की जांच होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए।
चलिए, मैं ये बात एक्सचेंज तक पहुंचाऊंगा, या एक्सचेंज के लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो वो भी इस पे संज्ञान लेंगे। तो आप दो लोगों का नाम यहाँ पर ले रहे हैं, एक विपिन जी का नाम ले रहे हैं आप, एक जगदीश खोड़ा जी का नाम ले रहे हैं। ये आपका अपना ऑब्जर्वेशन है, लेकिन देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। हालांकि इस तरह की शिकायत आती रहती हैं ग्वार को लेकर के। सोमानी जी, इस बार आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्या आपको भी लगता है कि कुछ गड़बड़ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है ग्वार में? नहीं तो ग्वार का यह हाल नहीं होता। मृत्युंजय जी, कोई भी कमोडिटी के फंडामेंटल अगर स्ट्रांग है, डिमांड सप्लाई में अगर गैप है, तो वो 10-15 दिन, एक महीना, इससे ज्यादा बाजार को दबा कर नहीं रख सकते। एक टाइम आता है जब बिकवाली एकदम से गायब हो जाती है और एकदम डिमांड का स्पर्ट आता है, तो 15-20 दिन, एक महीना एक मैनेज करना बड़ा आसान हो सकता है। लेकिन अगर वाकई कमोडिटी में दम है तो आज या कल, बस देर अंधेर वाली बात है, ये जरूर ब्लास्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर राजेश हैं, पूछिए राजेश जी। बीरेन जी से मेरा वो सवाल है कि कॉपर में मेरे को क्या करना चाहिए सर? बीरेन जी बताइए सर, कॉपर में अभी क्या बाइंग का मौका है? क्योंकि खबर ये आई है कि पेरू में वहाँ के वर्कर एक माइन में स्ट्राइक कर रहे हैं, और पनामा में मेंटेनेंस की वजह से 23 नवंबर से कामकाज बंद रहेगा। तो क्या कॉपर पर कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं सर? सपोर्ट मिलता हुआ देख रहे हैं? ये आपकी बात सही है। ला बांबा में टेम्पररी स्ट्राइक थी 3-4 दिन की, और पेरू में भी थोड़ा डिस्ट्रप्शन है, बट उसके सामने फिजिकल मार्केट थोड़े कमजोर है। खास करके LME में ब्याज बदला जो कंटेंगो है वो काफी बड़ा हो गया है। 3 महीने का कंटेंगो $100 हो गया, यानी पिछले 30 साल का हाईएस्ट है ये। तो मैं फंडामेंटली इस मार्केट को काफी कमजोर देख रहा हूँ। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है 718-720 के आसपास सेल किया जा सकता है। 727 का 727 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक है, 705-708 टारगेट आ सकता है। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ तीनों एक्सपर्ट बने हुए हैं आपको डिटेल में कमोडिटी की बातें बताने के लिए। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। बेदाग चांद, ब्यूटीफुल फ्लोरिंग, वर्मोरा, मजा आ गया। न्यू स्टाइल, वर्मोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटीफुल बनाने का न्यू स्टाइल। मैं फूलों में बसा स्वाद हूँ, हर मिलावट से आजाद हूँ, परिश्रम और प्रतिबद्धता हूँ। मैं प्रकृति हूँ, शुद्धता हूँ, मैं बूंद बूंद में दिखने वाली जतन हूँ, सद्गुणों से भरा खरापन हूँ, कुदरत का अंश लेकर जीवन दायिनी बना हूँ मैं। पतंजलि हनी हूँ मैं, किसान से दुकान तक। आसमान से आगे उड़ूंगी और जिम्मेदारी भी निभाऊंगी LIC के साथ। LIC प्रीमियम भरा, टाइम पर, दिल की सुनो। LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। बेटी आप शादी लायक हो गई है, ऐसे ही सोने के दाम बढ़ते रहे तो उसे ज्यादा कुछ दे नहीं पाओगे। कोई उपाय सोचा तुमने? रेगुलेटेड कमोडिटी एक्सचेंज पर एक छोटा सा प्रीमियम देके सोने के कॉल ऑप्शंस खरीदने पर सोने का दाम आज ही तय हो जाएगा। अब अगर दाम बढ़े तो तुम्हें आज ही के दाम पर सोना मिलेगा, और यदि दाम घटे तो घटे हुए दाम पर तुम सोना बाजार से खरीद सकती हो। वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। क्या आप जानते हैं बेहतर जीवन शैली वाली टॉप स्मार्ट सिटी है अपने उत्तर प्रदेश की वाराणसी। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में वाराणसी को माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से नॉर्थ जोन की टॉप स्मार्ट सिटी होने का सम्मान हासिल हुआ। ये कमाल है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस विजन का, जिसकी बदौलत उत्तर प्रदेश स्मार्ट प्रदेश बनता जा रहा है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में 10 विभिन्न श्रेणियों में अचीवर स्टेट है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश और स्मार्ट शहरों की नेशनल रैंकिंग में आगरा ने टॉप 3 पोजीशन प्राप्त की है। बेहतर जीवन शैली का ये परिवेश बना है आधुनिक भारत के शिल्पी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्मार्ट सिटी मिशन से। स्मार्ट सिटी का उपहार, डबल इंजन की सरकार। बेदाग चांद, ब्यूटीफुल फ्लोरिंग, वर्मोरा, मजा आ गया। न्यू स्टाइल, वर्मोरा टाइल्स, फ्लोरिंग ब्यूटीफुल बनाने का न्यू स्टाइल।
ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। फटाफट जरा आप बताएं आज के लिए भाविक जी, क्रूड में क्या कॉल आपकी, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? देखिए कच्चे तेल में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, 6400 उसने ब्रेक कर दिया है, तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट सेल ही करना चाहिए। तो 6400 के करीब एक बार आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, 6480 के स्टॉप लॉस है, नीचे का टारगेट रख सकते हैं 6300 का। ओके सोमानी जी, आप जरा बताएं सर, आपके हिसाब से गोल्ड में अभी क्या करना चाहिए? गोल्ड में ठीक ठाक तेजी हमने देख ली है, लेकिन क्या इस भाव पर बाइंग करना ठीक है? ये थोड़ा सा डिप आना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि काफी नीचे के लेवल से काफी रिकवरी आ चुकी है ऑलरेडी। मुझे लगता है कि 61,100 की 61,110 के आसपास अगर आता है तो एक खरीदारी का अवसर ढूंढना चाहिए, या ऊपर में अगर 61,450 अगर जाता है तो वहां पर जितनी भी लॉन्ग पोजीशन से एक बार एग्जिट बनती है। ओके ठीक है, तो ये रहा आपकी हो गई गोल्ड पर, इस पर भी आप नजर रखिए गोल्ड में आपको करना क्या है। और संक्षेप में बीरेन जी, आज के लिए एनजी में कुछ लग रहा है सर आपको? नहीं, मेरा फोकस आज के लिए सिर्फ गोल्ड पे ही है। ओके, आपका फोकस आज के लिए सिर्फ गोल्ड पर ही है, तो इस पर आप नजर रखिए। लेकिन आप तीनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन शुक्रिया मैं शो के लिए कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बड़े रहें, क्योंकि आपको हम एक चंक दिखाने वाले हैं। पाम तेल के बारे में आमतौर पर हम लोग बात करते हैं कि भाई पाम तेल ऐसे खाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन क्या पाम का खाने के अलावा और भी कोई इस्तेमाल है? जो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिपोर्ट, ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट है। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि क्या पाम का इस तरह से भी इस्तेमाल होता है, क्या पाम के इतने ज़्यादा इस्तेमाल अलग अलग चीज़ों में होते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मलेशिया हम गए थे और मलेशिया में हमने जानने की कोशिश की कि आखिर पाम का यूज़ है क्या और कहां कहां पर इसका इस्तेमाल होता है। देखिए रिपोर्ट। पाम का सबसे बड़ा एक्सचेंज सीपीओ का मलेशिया में है। बीएमडी का नाम आपने बार बार सुना होगा। तो देखिए मेरे पीछे बुर्सा मलेशिया, यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, आप देख पा रहे होंगे अपने पीछे बोर्ड में बुर्सा मलेशिया। ये पाम का बेंचमार्क एक्सचेंज है और दुनिया भर में जो भी सीपीओ की ट्रेडिंग होती है, क्रूड पाम तेल की ट्रेडिंग होती है, उसका रेफरेंस प्राइस यहीं से लिया जाता है। तो आप बार बार नाम सुनते होंगे कि बीएमडी पर पाम तेल के दाम बढ़ गए, घट गए। ये वही बीएमडी है, बुर्सा मलेशिया है, जहाँ से पाम तेल का रेफरेंस प्राइस निकलता है। ये हमने आपको ये दिखाया। अभी हम वो दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। ये कि मतलब बीएमडी का नाम आपने सुना होगा। हम जब भी पाम की बात करते हैं कि दाम बढ़ गए, घट गए, तो बुर्सा मलेशिया डेरिवेटिव, इसका हम इस्तेमाल करते हैं सबका। बीएमडी दुनिया भर में पाम तेल के एक्सचेंज का बेंचमार्क एक्सचेंज है पाम का, और यहीं से रेफरेंस प्राइस तय होता है। वो हमने आपको दिखाया बीएमडी का कि बीएमडी कहाँ पर है, किस तरह का, उसके सामने की तस्वीर हमने आपको दिखाई, और ताकि आप ये जान पाए कि जो बीएमडी बार बार आप सुनते हैं चैनलों पे और हम आपको बताते हैं कि बीएमडी पर पाम तेल के दाम बढ़ गए, घट गए, ये वही बीएमडी है, वही बिल्डिंग है बीएमडी, कुआलालंपुर में ये बिल्डिंग है। ये हम आपको दिखाए। लेकिन अब हम आपको दिखाते हैं कि पाम तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है, कितने यूजेज है इसके, इस पर देखिए रिपोर्ट। क्या क्या इस्तेमाल है मतलब पूरे पाम ट्री का, ये देखिए बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें संदीप भांजी दे रहे हैं, सीईओ साइम डार्बी ऑयल्स ट्रेडिंग के। सर प्लीज बताइए क्या क्या इस्तेमाल है? इसको हम ट्रंक कहते हैं। ट्रंक, और ट्रंक से क्या बनता है हमारे को, इससे ब्रिज बन सकता है, फर्नीचर बनता है, अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल बनता है, पेपर बोर्ड बनता है। अच्छा, ये इसका ट्रंक का यूज है। ट्रंक का यूज है, हाँ मतलब इसका ये जो आप सामने ये इसका यूज है। इससे क्या बनता है? फर्नीचर बनता है, इससे फर्नीचर बन सकता है, बिल्डिंग मटेरियल बनते हैं, फर्नीचर पेपर मजबूत बनता होता है, है, मजबूत बिल्कुल अच्छा, मजबूत है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्कुल सर। अच्छा, और इसके अलावा ये इसका ये जो है अपन इसको कहते हैं द फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड, हाँ जी, अच्छा, ये जैसे यहाँ पे इसका है फ्रॉन्ड है। अच्छा, हाँ जी, इसका क्या बनता है, इसका रूम बनता है, हाँ, रूफ के मटेरियल बनता है, फूड रैपर बनता है, अच्छा, हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स बनते हैं इसमें, ये मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड बनता है इसका, हाँ, एनिमल फीड बनता है इसका, और अच्छा, पेपर बनता है इसका। पेपर भी बनता है? हाँ जी, पेपर का भी बनता है इसका। और जैसे आपने ये फ्रेश फ्रूट बंच देखा, हाँ, इसके तो मल्टीपल यूज आपको बता दिए ऑलरेडी। ऑयल फॉर फूड है इसका। अच्छा, ये जरा बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा बताइए सर क्या है? देखिए इसका यूज जो जब इसको क्रूड पाम ऑयल को कन्वर्ट करते हैं रिफाइनिंग में, रिफाइंड प्रोडक्ट्स को
होता है उससे क्या यूज है अपना, मल्टीपल यूजेस है। उससे कुकिंग ऑयल बनता है, मार्जरीन स्प्रेड्स बनता है, शॉर्टनिंग बनता है, वेजिटेबल घी जिसे अपन वनस्पति भी कहते हैं वो बनता है, कॉन्फेक्शनरी फैट्स बनते हैं, इमल्सिफायर बेस्ड पाउडर्स, कंज्यूमर फूड प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे कि मायोनीज, सूप मिक्सेस, डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी सब्स्टिट्यूट्स। और नॉन फूड में भी इसका पूरा भरपूर उपयोग होता है। ओलियो केमिकल्स में भी जैसे सोप में है, शैम्पू में है, हेयर कंडीशनर में। अधिकतर अपने इंडिया में किनको मालूम नहीं रहता कि जो पाम ऑयल वो यूज कर रहे हैं, शैम्पू सॉरी जो वो शैम्पू यूज कर रहे हैं उसमें पाम ऑयल है। किसी को नहीं, मुझे नहीं मालूम था सर कि शैम्पू में भी मालूम। बिल्कुल, आपको देखिए सोप में है, शैम्पू में है, हेयर कंडीशनर में है, स्किन केयर और कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में है, आपके इसमें पेस्टिसाइड स्टेबलर है, डिटर्जेंट, कैंडल, फैब्रिक सॉफ्टनर में पेंट भी है, पेंट अच्छा पेंट्स में भी इसका भरपूर उपयोग होता है वाया ओलियो केमिकल्स। और ये फाइबर फ्रॉम फ्रूट, ये फाइबर फ्रूट जो निकलता है फ्रूट को जैसे आपको देखा हीट करने के बाद जो उसको फाइबर निकलता है उसको फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, बिजली भी पैदा होती है, बिजली भी पैदा होती है। जो हम मिल्क को चलाते हैं, मिल्क को फाइबर से ये इसको इलेक्ट्रिसिटी दिलवाते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, ये तो आपने देखा था एम्प्टी फ्रूट जिसको अपन फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। एक चीज कमी रह गई सर इसमें, कपड़े बाकी रह गए, कपड़े नहीं बनते। कपड़े भी हो सकता है टाइम में वो भी बन जाए। हाँ जी, बताइए एक पाम का कितना इस्तेमाल है? तो पाम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये हमने आपको बताया, और ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि पाम का फर्नीचर भी बनता है। बताइए, पाम पेड़ का, पाम ट्री का फर्नीचर बनता है, पाम तेल टूथपेस्ट में इस्तेमाल होता है, बेकरी में इस्तेमाल होता है ना। और पाम के जो बाय प्रोडक्ट हैं उससे बिजली भी पैदा होता है। तो मतलब ये मुझे बताया गया जब मैं मलेशिया गया कि पाम ट्री जो है या पाम का जो पेड़ है उसका कोई भी मतलब उसमें कुछ भी बर्बाद नहीं होता है, ज़ीरो लॉस है उसमें, और कहीं ना कहीं सबका इस्तेमाल होता है। ये हमने आपको बताने की कोशिश की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।